क्लास स्टार्ट हो गई या अब होएगी? नहीं बन सर, कितनी देर हो गई क्लास स्टार्ट हुए? अभी स्टार्ट कहाँ हुई, अच्छा, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके ओके सर। रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स का। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बड़ा रैंडम आता है, ठीक है ना। अभी जो नेट में क्वेश्चन आया ना पिछले इस एग्जाम में, उससे पहले मतलब अगर चेक करोगे ना तो पिछले हमको लगता है 6-7 एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आ रहा था रिजिड डायनामिक्स से। ठीक है, तो ऐसा होता है, कभी कभी नहीं आ रहा है लेकिन आ जाता है इसमें। लेकिन आईआईटी जैम में पर्टिकुलरली आपको बता रहे हैं, आईआईटी जैम में क्वेश्चन इससे हमेशा आया है। कभी भी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, नेट में कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, अब लेकिन पिछले एग्जाम में आया है ना, तो अब चांस है कि अभी नेक्स्ट एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन इससे। ठीक है, और पहले का ट्रेंड अगर देखोगे ना, आज से मतलब 4-5 साल पहले का, तो नेट में कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी इससे आता था। ठीक है, और क्वेश्चन जो आता है ना इसका, हम देखो बता देते हैं कि इसका जो लेवल है ना वो क्लास 12 का लेवल है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, जैम का एग्जाम है या टीएफआर का एग्जाम है, सभी में बस 12th लेवल का जो आईआईटी जेई वगैरह क्वेश्चन कराते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बल्कि आईआईटी जेई में इससे टफेस्ट क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछा जाता है इस टॉपिक से। और नेट गेट जैस जितने भी हैं सब में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका लेवल हम आपको देखो क्लियर बता देते हैं। इसका लेवल है क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का लेवल का ही क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। ठीक है ना। अब देखो जिस लेवल का आता है वही उसी लेवल का तो हम लोग पढ़ेंगे ना, मतलब अब बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने से भी क्या फायदा। ठीक है, हाँ लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बीएससी लेवल का हो जाता है, जैसे इनर्शिया टेंसर वगैरह क्वेश्चन जो आ जाता है। ठीक है ना, तो मतलब क्लास ऐसे लिख देते हैं, इसका लेवल जो है ना, लेवल है क्लास 11th का, वो मान लो लगभग 90% इतना ही होगा, और 10% जो है ना बीएससी लेवल का है। बीएससी लेवल 10% है इसमें। ठीक है ना, जिसमें मान लो वही इनर्शिया टेंसर वगैरह इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ, बस यही जैम नेट सब में यही। हाँ, इनर्शिया टेंसर है, इसमें आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, इनर्शिया टेंसर का ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जैम में, कि जैसे मान लो आई एक्स वाई लिख दिया। ठीक है ना, उसमें लिख देता है इस तरह से कि आई एक्स वाई किस कहीं भी लिखा हुआ है जीरो है, नॉन जीरो है, तो इससे इस तरह से क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, दो कम से कम 4-5 बार आया है क्वेश्चन इससे, इनर्शिया टेंसर से। तो इनर्शिया टेंसर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे पढ़ते हो वैसे इनर्शिया टेंसर है, कोई कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में। ठीक है, तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जो है ना, देखो दो दो पार्ट है इसका। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इट हैज 2 पार्ट। ठीक है ना, इसको अगर आप पढ़ते हो ना, तो पहला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया टेंसर, इनर्शिया टेंसर कैलकुलेशन। ये पार्ट 1 है इसका। ठीक है ना, दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में देखिए, समझ गया ना, 2 पार्ट है इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी आई का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, और या फिर इनर्शिया टेंसर कैलकुलेशन। ठीक है ना, अब दूसरा पार्ट है इसका डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जब पढ़ते हो ना, तो इसमें देखो क्या क्या कैलकुलेशन का होता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, या फिर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में 2 तरह काइनेटिक एनर्जी होता है, एक रोटेशनल और एक टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन। ठीक है ना, या फिर ठीक है ना, ये इस तरह के कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना, या फिर कभी कभी ऑसिलेशन का क्वेश्चन भी इसमें आता है, ऑसिलेशन। ठीक है, या फिर एक जनरल क्वेश्चन, मतलब एंगुल एल समझ रहे हो ना, एल क्या है,
एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ऑसिलेशन में मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। जो इस बार नेट में क्वेश्चन आया वो यही था, फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन। जैसे मान लो रिजिड बॉडी को ही ऑसिलेट करा दिया गया, ठीक है, अब बोला जाता है ओमेगा निकालिए, ठीक है। या फिर इसमें जो है ना एक जनरल क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स भी होता है, जैसे जनरल क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स, मतलब उसमें जनरल क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स में समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक रिजिड बॉडी है, वो किसी सरफेस पे मान लो चल रहा है, ठीक है ना, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। या व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो जनरल क्वेश्चन में समझ रहे हो ना, जनरल क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मतलब एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो इसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत वैरायटी होते हैं, ये जो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, समझ गए। लेकिन आप इतना पे फोकस कर लोगे ना, देखो ये फिक्स पार्ट होता है, समझ गए ना। रिजिड बॉडी डायनामिक्स का ये फिक्स है, मतलब आप पढ़ के जाओगे तो आंसर करके ही आओगे, ये फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और ऑसिलेशन के क्वेश्चन, ये इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होता है, ठीक है ना। तो मतलब आप कह सकते हो रिजिड बॉडी डायनामिक्स का जानते हो लगभग 70 to 80% तो समझ लो कि फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप जो पढ़ के गए वही आ गया। और ये जो है ना, ये जो लास्ट पार्ट है जनरल क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा रैंडम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये कभी कभी स्टूडेंट से हो भी पाता है और कभी नहीं भी हो पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर रिजिड डायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है तो 80% चांस है कि आप कर लोगे, वो एटलीस्ट ये वाले पार्ट होते हैं, ठीक है ना, पहले जो बता दिए। इससे अगर आ गया ना तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे देखो एक बार आईआईटी जैम में क्वेश्चन आ गया, जानते हो 2017 या हाँ 17 में ही शायद आया था, ऐसा था कि एक स्केल है, ठीक है ना। अब स्केल देखो रिजिड बॉडी हो गया ना, अब बोला गया स्केल के ऊपर ऐसे करके कॉइन रख दिया गया, ऐसे ऐसे कॉइन रख दिया गया। अब और स्केल को ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से गिरा दिया गया, तो बोला गया कि जैसे ही छोड़ा गया तो स्केल का पोजीशन और कॉइन का पोजीशन ऑप्शन में बनाया हुआ था, फिगर बना हुआ था, स्केल का पोजीशन और कॉइन का पोजीशन, और बोला गया आप बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये सब क्वेश्चन जो है ना रैंडम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे एक बार आईआईटी जैम में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन कि एक रॉड ऐसे सस्पेंडेड है, ठीक है, उसको ऐसे करके इम्पल्स दिया गया इधर से, तो बोला गया रिएक्शन इम्पल्स कितना होगा। तो ये हालांकि बहुत मतलब रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास में कराया भी जाता है, ठीक है ना। जैसे इधर से इम्पल्स दिए, तो ये सब जो है ना इस पार्ट में आता है, ठीक है ना, वो डायनामिक्स के जनरल क्वेश्चन हो गए। ये सब तो बिल्कुल फिक्स्ड है, जो पढ़ोगे ना वही आएगा, ठीक है। तो 80% फिक्स्ड है इसमें भी, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले। अब अच्छा ये ध्यान रखोगे कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट पार्ट का आपको मेमोराइज करना पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये ध्यान रखोगे कि आप लोग जो है ना रिजिड बॉडी डायनामिक्स के क्वेश्चन आप तभी ट्राई करोगे एग्जाम में जब आपको कंफर्म हो कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का याद है, ठीक है ना। इसलिए कि जानते हो इसमें गलती ये भी हो जाता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है ना, और इसको ट्राई किए गलत मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे तो आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम ऐसा करते हैं ना, देखो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हम देखो ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग का देखते हैं कि कुछ याद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मेमोरी रिकॉल करो जरा, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो ये डिस्क है, ठीक है ना। इस ये मतलब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 11th में पढ़ते हैं ना। तो देखो डिस्क है, अगर मान लीजिए ऐसे ये बना हुआ है ये डिस्क, इसका इस एक्सिस के अबाउट आप लोग जानते हो ना, ये देखिए इसका मास m है और मान लो रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है। किसी को पता है कितना होता है? हाफ स्क्वायर हाँ, mr²/2 होता है, ठीक है ना। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसी तरह से अगर एक होता है एन्युलर रिंग, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एन्युलर रिंग। तो एन्युलर रिंग ऐसा होता है, देखो ये जानते हो, देखो ये जानते हो एन्युलर रिंग का क्वेश्चन, यू वोंट बिलीव कि ये जानते हो डायरेक्ट फॉर्मूला ही 3 एग्जाम में पूछा गया, नेट में, गेट में और जेस्ट में, तीनों एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछा था इसका, और सॉरी जैम में भी, जैम 2020 एग्जाम में ये पूछा गया था एन्युलर रिंग का, ठीक है।
तो इसका रेडियस देखो, अंदर का रेडियस R1 है और बाहर का रेडियस R2 है। अभी हम लोग आएंगे डेरिवेशंस वगैरह पे, ठीक है ना, तो या डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, बस ऐसी भी मेमोरी थोड़ा सा रिकॉल करें। ये जो इतना पोर्शन है ना यहाँ पे देखो, इसमें मास है इसका हम लोग, और ये इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। कितना होता है इसका? m/2 r1 स्क्वायर प्लस m r2 by 2 और इंटू r1 स्क्वायर प्लस R1 r2 स्क्वायर। देखो इसमें जनरली स्टूडेंट सोचता है कि माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस नहीं होता है इसमें, जानते हो, इसमें भी प्लस होता है, ठीक है ना, इट इज प्लस। ओके, तो एनुलर रिंग का इतना होता है, ठीक है। ये जानते हो, देखो हम लिख दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा मतलब समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेस्ट में आ चुका है, जैम में आ चुका है, नेट में आया है यही क्वेश्चन गेट में आया है, तीनों चारों एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है, सभी में पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब एक और लिखते हैं, देखो, तो इसी तरह से थिन रिंग होता है, देखो थिन रिंग, तो थिन रिंग मतलब ऐसा हो जाएगा, ये रिंग है, ठीक है ना, और ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m है और रेडियस मान लो r है, तो इसी से आ जाता है। देखो ये जो इसका अंदर और बाहर का जो दो लाइन दिख रहा है ना, वो सिंगल लाइन हो गया, कांटेक्ट में आ गया दोनों, तो R1 और R2 की जगह दोनों जगह R लिख देंगे, तो ये बन जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा m/2, ठीक है ना, ये m इंटू R2। अब ऐसे सोचो, यहाँ पे R1 माइनस R2 लिखा होता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसीलिए इसका, तो ये तीन आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब देखो हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट, अभी हम लोग इसका डेफिनेशंस वगैरह ये सब पे आएंगे, ठीक है ना, अभी जस्ट ऐसे ही देखो बता रहे हैं, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, देखो एक एक्सिस ये होता है, एक एक्सिस ये होता है, एक एक्सिस ये होता है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये रेक्टेंगल है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना, ये ऐसा है। तो अब बताइए, इसका साइड अगर ये A है और ये साइड B है, तो आप जानते हो ना, इसका मास मान लो कि m है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू m, कितना होता है, a²/2, 12, ठीक है ना। इसके बाद होगा I इक्वल टू m b²/12, ठीक है ना, और इसके बाद होता है I इक्वल टू m a² प्लस b²/12, ठीक है ना, इन दोनों का सम हो जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाता है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। तो एक दो और लिखते हैं बस, ठीक है ना। अगर मान लो सॉलिड स्फेयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फेयर, देखो जानते हो, एक तो तुम लोग ही बताओगे इसको कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम इसलिए लिख दे रहे हैं ना क्योंकि बाद में जानते हो ये एक टेबल जैसा बन जाएगा ना, तो आप लोग इसको इजिली रिवाइज कर सकते हो। कितना आता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr², ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर वही थिन हॉलो स्फेयर लिखते हैं, थिन हॉलो स्फेयर जैसे ऐसा है, मान लो ये थिन हॉलो स्फेयर है, तो इसके बाद इसका लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास m और रेडियस r, कितना होता है, 2/3 mr², 2/3 mr², यही होता है ना, ठीक है ना, 11th क्लास का डेरिवेशन है ये सब, ठीक है। अब देखो एक और लिखते हैं, थिक स्फेरिकल शेल, अगर मान लो ऐसा कुछ आ गया, ऐसा, इसका अंदर का रेडियस R1 और बाहर का रेडियस R2, ठीक है ना, ऐसा हो गया, R1 R2 रेडियस है, इसका मास m है, और ये हमारा डायमीटर हो गया, ये डायमीटर सेंटर से जा रहा है ना डायमीटर, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये किसी को पता है? इसका रिजल्ट आता है 2/5 m, और कितना आएगा, R1² प्लस R2² करेंगे ना, तो देखो क्या होगा, थिन बनाओगे ना उसको, थिन बनाओगे, देखो ऐसे मान लो, चलो तुम लोग बोल रहे हो ना, हम लिख देते हैं, चलो ठीक है, अभी तुम लोग मत लिखोगे बस, ठीक है ना। देखो R1² मान लो लिख दिए, एग्जाम में ये सब चीजों का थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए। देखो ये दोनों मान लो इक्वल है, ठीक है ना, तो इक्वल होगा तो देखो ये दोनों लाइन ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये वाला बन जाएगा थिन, तो थिन का कितना आंसर है,
2/3। तो देखो R1 और R2 की जगह R पुट करने पे 2/3 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, समझ गया ना। तो इसका कुछ और होता है, ठीक है। किसी को पता है क्या होता है? 2/5 m, और ये बनता है देखो इतना, सॉरी बाहर वाले को हम R1 लिखे हुए हैं ना, तो R1 का पावर 5 माइनस R2 का पावर 5 और डिवाइडेड बाय R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, इतना होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। तो हम लोग जानते हो, देखो भाई हम बता रहे हैं कुछ तो आप लोगों को याद है, जैसे मान लो ये याद है, ठीक है ना, ये याद है, ये याद है, ये ठीक है। अब देखो ये नहीं पता था। अब मान लो हम ये नहीं कहते कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए। जानते हो क्या होता है, कुछ चीजें याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें बेसिक, और कुछ आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मान लो एग्जाम में आप ये नहीं जानते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डेराइव करेंगे इसको, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम चेक कर पाए कि ये रिजल्ट होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब जैसे मान लो ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, अब अभी जैसे कुछ लोगों ने ऐसे गेस किया ना कि इसका रिजल्ट हम इतना लिखेंगे 2/5 m और इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें ये वेरीफाई करना आना चाहिए कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने का तरीका यही होता है कि ऐसे दोनों को इक्वल कर दो। तो इक्वल करने का मतलब ये ज्वाइन हो जाएगा, तो थिन के इक्वल हो जाएगा। थिन का वैल्यू पता होना चाहिए 2/3, तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। अब हम इससे निकाल के देखेंगे, ठीक है ना, कि इससे आ रहा है थिन के इक्वल कि नहीं। तो इससे थिन के इक्वल आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, हम बता देते हैं। देखो इसमें जानते हो क्या करना होता है, देखो जैसे मान लो आप इसको वेरीफाई करोगे ना कि थिन के इक्वल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 को दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करोगे ना, तो देखो क्या होगा, ये इक्वल करने पे 0 और ये भी 0, तो 0/0 हो गया। तो लिमिट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट जानते हो कैसे लगाते हैं, इसमें एक की जगह R लिख देते हैं, समझ गया ना। इसमें क्या करेंगे, एक R1 की जगह मान लो आपने लिख दिया R, R2 की जगह क्या लिख दिया, R1 की जगह दोनों जगह R लिख देगा, और R2 को लिखेंगे टेंड्स टू R, समझ गया ना। तो एक को डायरेक्ट पुट करोगे और दूसरे को क्या करोगे, टेंड्स टू R। तो इसमें देखो ऐसा लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो हम ऐसे लिख देते हैं, ये I इक्वल टू 2/5 m लिखेंगे, और मान लो हम R1 यहाँ पे लिख देते हैं 5 माइनस इसकी जगह हमने R स्क्वायर लिख दिया, और देखो यहाँ पे R1 क्यूब और माइनस यहाँ पे भी R क्यूब लिख दिए। अच्छा सॉरी 5 है ना यहाँ पे, R पावर 5। तो देखो हमने मान लो R2 को पुट कर दिए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे लिमिट R1 टेंड्स टू R। तो देखो R1 टेंड्स टू R करोगे तो कितना आ जाएगा, R1 टेंड्स टू R करोगे यहाँ पे, तो ये R फिर वही 0/0 आ रहा है डायरेक्ट, है ना। तो इसमें आप जानते हो ना 0/0 लिमिट में क्या कैसे करते हैं, एल हॉपिटल्स रूल लगाना होता है, ठीक है ना। ये भी 0/0 आ रहा है, तो यू विल अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल। तो एल हॉपिटल्स रूल लगा दो यहाँ पे, तो I इक्वल टू 2/5 m, और एल हॉपिटल्स रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, इसको जानते हो क्या करोगे, इसको देखो ये अब हमारा वेरिएबल जैसा हो गया, दिस इज लाइक ए वेरिएबल। तो वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, इसका नोमरेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को। तो इसको देखो, अब हमारा वेरिएबल कौन सा है, विच इज वेरिएबल, R1 वेरिएबल है या R है, R1 वेरिएबल है, क्योंकि R1 पे लिमिट लगा रहे हो ना कि R1 टेंड्स टू R कर रहे हो, R एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये बन जाएगा 5 और R1 का पावर 4, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 3 और R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे लिमिट R1 टेंड्स टू R करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे ये 5 कैंसिल, 2/3 आ गया, और इधर से जो है ना R1 की जगह R लिख दोगे तो ये आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। तो जानते हो देखो इसमें कुछ फॉर्मूले कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं ना, जो आपको पता नहीं होगा तो वेरीफाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 2/3 आ गया ना, तो जैसे ये स्फेरिकल शेल है, दोनों को इक्वल करेंगे रेडियस, तो आंसर हमारा वो थिन शेल बन जाएगा। तो 2/3 mr स्क्वायर आ जाना चाहिए आंसर। इज दैट ओके। तो ये हमारा सर इसमें R1 आपने आउटर के लिए या R2 लिए, सर दोनों आपने आउटर का शो कर रखा है, एक बार ये थोड़ा सा अरे वो अंदर एक ये जो है ना बड़ा है, R1 पहले लिखे हुए है ना, तो समझ लो तुम्हारा R1 ये बड़ा, ओके। यहाँ पे ऐसे कर दो, ये R2 यहाँ तक है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये कुछ रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, हम लोग अभी सीखेंगे ये कि मान लो हम ये कैसे निकलता है ये, ठीक है ना, हाउ टू गेट दिस, ठीक है। ये जानते हो आप लोग को पता है ना कि ये जो रिजल्ट है ना वो
इस रिजल्ट से आ जाता है 2/5, देख रहे हो ना, यहाँ भी 2/5 है, यहाँ पे भी क्या है 2/5, तो इससे ये निकल जाएगा। तो वही तो सीखना है आपको, ठीक है ना अभी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ रिजल्ट हो गए। एक दो रिजल्ट और लिखते हैं। एक दो रिजल्ट थोड़ा वेल नोन और किसका होता है, सिलेंडर का होता है एक, जो है ना, जैसे सिलेंडर है, देखो सिलेंडर का केस जो है ना, देखो यहाँ पे ऐसा है, मान लो सिलेंडर, तो ये मान लो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, दिस इज सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर में कितना लिखते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इस एक्सिस से यहाँ से ऐसे जाएगा ना, इधर से ये, तो इसके बाद इसका जो है ना, देखो आप ऐसे याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे डिस्क है, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क ऐसे रखोगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम ए सॉलिड सिलेंडर। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो डिस्क से ही मैच करता है। देखो डिस्क का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, mr²/2। तो जानते हो डिस्क के ऊपर डिस्क रखने से सिलेंडर बन जाता है ना, तो इसीलिए जानते हो क्या है इसका मोमेंट ऑफ, इसका मास अगर मान लो कैपिटल एम लिख देते हैं, इसका रेडियस आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद बनता है कैपिटल एम इंटू r²/2, ऐसा ही होगा। इज दैट ओके, ठीक है। इसमें बस हम एक और बता देते हैं कि देखो इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलता है ना, ये आ जाता है कैपिटल एम r²/4 और प्लस कैपिटल एम, और इसकी हाइट मान लो h है, तो h²/12 ये होता है। हम बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना, ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब जानते हो जैसे अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, देखो हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर देखो ऐसा होगा, ये है, ये इसका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हॉलो सिलेंडर है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है। तो यहाँ पे देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना, तो ये m इंटू, आप ऐसे समझो, देखो एक रिंग है, रिंग के ऊपर रिंग रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा, रिंग के ऊपर रिंग है ना ऐसे, तो क्या बन जाएगा वो हॉलो सिलेंडर। तो इसीलिए हॉलो सिलेंडर का जो है ना मैच करता है रिंग से। अब देखो रिंग का भी फॉर्मूला ऐसे ही बताया था ना, थिन रिंग, देखो इधर थिन रिंग का कितना लिखवाए थे mr²। तो उसी तरह से आप ऐसे सोचिए कि अगर एन्युलर रिंग है, ऐसे देखो एन्युलर रिंग, तो एन्युलर रिंग के ऊपर एन्युलर रिंग रखते जाओगे तो कैसा बन जाएगा, वो भी एक सिलेंडर बन जाएगा, जिसका इनर रेडियस कितना होगा r1 और आउटर रेडियस r2। तो उसका भी आंसर वही होता है, ठीक है ना। आंसर जो है ना एन्युलर रिंग का जेस्ट में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, जेस्ट में आया हुआ था ये क्वेश्चन। देखो ऐसे करके एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है ना, ये दिस वाज आस्क्ड इन सॉरी जेस्ट एग्जाम, ये ऐसे करके एन्युलर रिंग है, इसका ऐसे करके ये बना हुआ है, मान लो अच्छे से आप फिगर बना लोगे, ठीक है ना, ये एन्युलर रिंग है, ऐसा है, ठीक है। तो दिस इनर रेडियस इज r1, आउटर रेडियस इज, मान लो इनर रेडियस r2 है, आउटर रेडियस r1 है, तो इसका मास m है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट, आप समझ रहे हो ना, सिमिलरिटी है दोनों में। एन्युलर रिंग का जो फॉर्मूला होगा वही एन्युलर सिलेंडर का ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसी के मतलब कह सकते हो स्टेकिंग, उसी को एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखने से ये बन जाता है। तो इसका आंसर भी यही आएगा m/2 और क्या था r1² प्लस r2²। तो दोनों में सिमिलरिटी है, इज दैट ओके। तो ये अच्छा, इसमें ये लिख लोगे कि इसका जो है ना सेंटर से जो एक्सिस ऐसे क्रॉस करता है ना, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और प्लस m इंटू h²/12, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये सब जानते हो, इसमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो क्लास 11th के स्टूडेंट को नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स इज डिस्कस्ड फॉर क्लास 11th, ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है ना कि ये जो भी बताया गया क्लास 11th लेवल का बताया गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हो ये फॉर्म हम लोग क्यों लिखे इसे, ताकि आपके नोट्स में ये रहेगा ना, तो आप फर्स्ट पेज में ही देख लोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है डायनामिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये नहीं जानते हो तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम एक दो और लिख देते हैं, जैसे रॉड है, तो रॉड जैसे ऐसा होता है ना, थिन रॉड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रहे हैं। तो थिन रॉड का एक केस होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए ये थिन रॉड है, ठीक है ना, दिस इज थिन रॉड। अब इसका देखो कोई विड्थ नहीं है, ध्यान रखोगे, इट्स विड्थ इज नॉट देयर, ओके। तो थिन रॉड को एक छोटा सा रेक्टेंगल, मतलब थिन रेक्टेंगल बोल सकते हो ना। तो इसमें जानते हो क्या होता है कि देखो जैसे अगर आप ऐसे देखिए, ये एक्सिस है,
कभी कभी ऐसे बोल दिया जाता है इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो आप रेक्टेंगल वाले में देखिए, रेक्टेंगल में अभी देखो बताए थे ना, ये रेक्टेंगल है, किधर गया ये, आप ऐसे करो, इसको थिन कर दो, ऐसे थिन, तो ये A0 हो जाएगा। A0 करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। और ये तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद कितना था, mb²/12। तो इसमें जानते हो क्या होता है कि देखो जैसे थिन रॉड है ना, तो थिन रॉड का ये जरूर याद रखोगे कि इसका इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, और इसके सेंटर से जो एक्सिस जाएगा ना, जो भी परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा उसका हो जाएगा, इसका मास मान लो m है और लेंथ इसका l है, तो ये हो जाता है ml²/12, ठीक है ना। अगर लेकिन वही एक्सिस जो है ना, अगर मान लो इसके लेंथ से थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे थीटा एंगल, ठीक है ना, दिस एंगल इज थीटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 और इनटू sin² थीटा होता है। ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और ठीक है, तो ये सेंटर से देखो जा रहा है, अगर वही एक्सिस यहाँ से जाएगा ना, एंड से, देखो अगर एक्सिस एंड से जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है ml²/3, ठीक है। और एंड से अगर थीटा एंगल पे चला गया, ऐसे थीटा एंगल पे, तो ये बन जाएगा ml²/3 और इनटू sin² थीटा, ठीक है। तो इतना जानते हो आप, चाहे देखिए आपको हम बता रहे हैं, आप डेरिवेशन जानते हैं या नहीं जानते हैं ये मैटर नहीं करता है, आपको इतना रिजल्ट मेमोरी में रखना है आपको, ठीक है ना। यू मस्ट मेमोराइज दीज रिजल्ट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिजिड बॉडी डायनामिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ऑलराइट, समझ गए ना। देखो ये रॉड है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। वो इससे भी देख सकते हो, थीटा की जगह 90 पुट कर दोगे यहाँ पे तो यही रिजल्ट आ जाएगा ना। लेकिन अगर ऑब्लिक होगा, वो एक्सिस रॉड के लेंथ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा एंगल, तो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये बेसिकली ml²/12, सेंटर से जा रहा है ना तो 12 आएगा, और एंड से जा रहा है तो देखो ये एंड हो गया, एंड से एक्सिस जा रहा है तो ml²/3 होता है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, ओके। अभी हम लोग अब डिटेल में कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, इसका डिस्कशन। एक और लिखते हैं, देखो हम एक या दो और लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल हम लोग लिखे थे ना, तो उससे ही उसी से बन जाता है स्क्वायर प्लेट। तो स्क्वायर प्लेट का देखिए ऐसा होगा ना, जैसे ये स्क्वायर प्लेट है, तो हम जैसे यहाँ पे ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस साइड इसका ए है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल जैसा ही हो गया ना, ये साइड ए है, तो इसको मान लो हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एक्स एक्सिस के बाद निकालोगे ना, तो ये कितना होगा, रेक्टेंगल जैसा ही होगा, ma²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ma²/12, ठीक है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकालोगे ना, जो जेड यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो ये अभी रेक्टेंगल का हम क्या बताए थे परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद, उसमें ऐसा था ना ma² + b²/12, तो उसमें a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, ma²/6। हाँ, तो ये बन जाएगा ma²/6, ठीक है ना। अब देखो अभी हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ये जानते हो बड़ा यूनिक सा केस होता है, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर इज ए वेरी यूनिक केस। इसमें अगर आप एक एक्सिस ऐसे लेते हो, सपोज करो कोई भी एक्सिस लो, कितने भी एंगल पे लो, मतलब इसी प्लेन में, ये कहाँ पे, ये एक्सिस कहाँ है, इन प्लेन ऑफ, ठीक है ना, इन प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट के प्लेन में है, लेकिन मिडिल लाइन से कितना एंगल पे है, थीटा। तो जानते हो ये बड़ा यूनिक सा केस होता है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद भी उतना ही आता है, ma²/12। मतलब इसमें जानते हो क्या बताया जाता है, देखो अभी ये इनर्शिया टेंसर से प्रूव होता है, ठीक है, कि आप स्क्वायर प्लेट का जानते हो सेंटर के थ्रू एक्सिस लेंगे, और वो एक्सिस जो है ना इसी प्लेन में लाई कर रहा है, इन प्लेन, तो चाहे एक्सिस का ओरिएंटेशन किधर भी हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी एक्सिस के बाद सेम होता है। मतलब हम यहाँ से 30 डिग्री पे ले, 60 डिग्री पे ले, या 45 डिग्री पे ले, सभी पे आंसर, सभी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ma²/12। तो इसीलिए अगर हम इसका देखो जैसे डायगोनल के बाद भी निकालेंगे ना, तो आंसर कितना निकलेगा, ma²/12। ये बड़ा यूनिक सा रिजल्ट होता है स्क्वायर के लिए। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, रेक्टेंगल में एंगल चेंज करोगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है, ठीक है ना। बट इन स्क्वायर यू गेट, मतलब ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आता है, ठीक है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज दैट ओके, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेट का केस हो गया। अब देखो रेक्टेंगल को पुट करने से, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल पुट करने से क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए जानते हो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है ना, देखो क्यूबॉइड
उसका फॉर्मूला रेक्टेंगल जैसा ही होता है। देखो जैसे यहाँ पे हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये मान लो क्यूबॉइड बन गया ऐसे, ठीक है ना। ये सॉलिड क्यूबॉइड है, मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज सॉलिड, सॉलिड क्यूबॉइड। तो इसमें देखिए अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, ये जैसे एक्सिस है इधर, तो देखो हम इतना बता देते हैं कि ये साइड मान लो ए है और ये साइड, एक मिनट, ये इसके साइड है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये वर्टिकल हाइट सी है। तो जानते हो देखो इसमें आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, ये हमने ए बोला है तो ये भी क्या होगा, ए। तो ये एक रेक्टेंगल जैसा है ना। तो आपको अभी बताया गया रेक्टेंगल के सेंटर से एक्सिस जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो कितना बताया गया था, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाय 12, ऐसे बताया था ना। तो देखो इसको देखो ऐसे रेक्टेंगल है, इसका साइड ए है और इधर सी है, तो ये जानते हो वही वाला फॉर्मूला आ जाता है रेक्टेंगल वाला। जैसे देखो आपको थोड़ा सा ये रिलेट करना पड़ेगा, हम ये बताया डिस्क के ऊपर डिस्क रखने से जो बनता है सिलेंडर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला और डिस्क का एक जैसा है। तो रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखने से क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल ऐसे दिख रहा है ना, तो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला ही लगा दोगे, बस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 12 आएगा, ठीक है ना, ऐसा। अब जैसे मान लो यहाँ से एक्सिस अगर हम लेते हैं ऐसे, ये एक्सिस सेंटर से देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा। तो आप देखोगे कि ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये साइड कितना है ए और ये साइड कितना है बी, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया ना। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताया गया आपको, दैट वाज एम और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, तो वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। इज दैट ओके, द सेम फॉर्मूला यू विल यूज। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड का अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, वो सेंटर से जा रहा है अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो बस रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही लगता है इसमें। इज दैट ओके। तो सिमिलरिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में, इसीलिए बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है कि हमें सबको, मतलब एक भूल गए तो दूसरा रिकॉल, मतलब रिकॉल नहीं हो सकता है, रिलेट करके रिकॉल किया जा सकता है। ओके, तो रेक्टेंगल से क्यूब, क्यूबॉइड सब रिलेट। अब इसी का क्यूब बना दोगे अगर, देखो क्यूब का केस, तो क्यूब अगर होगा सॉलिड क्यूब, तो सॉलिड क्यूब में क्या होगा, ऐसे बना दोगे फिगर, देखो ये, तो इसमें तो साइड बस एक ही होगा, है ना। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, देखो ऐसे करके यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो कितना निकलेगा एम ए स्क्वायर बाय 6। इसके अबाउट निकालोगे ऐसे, तो इसका भी कितना निकलेगा एम ए स्क्वायर बाय 6, ठीक है ना। ये अब इसमें जानते हो जैसे कि स्क्वायर प्लेट में था ना, उसी के जैसा इसमें भी एक यूनिक केस होता है। आप कोई भी एक्सिस ले लो, जैसे मान लो ऐसे करके हमने बता दिया, ये कोई एक्सिस ऐसे सेंटर से बस जा रहा है, ध्यान रखोगे बॉडी सेंटर से, ठीक है ना। ये किसी एन कैप डायरेक्शन में है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है ना, तो ये एम ए स्क्वायर बाय 6 ही आता है, ठीक है ना। क्यूब का ये यूनिक रिजल्ट है, ध्यान रखोगे, दिस इज यूनिक रिजल्ट। सो इफ एन एक्सिस passes through center of the cube, ठीक है, it doesn't matter how the axis is oriented, सेंटर से अगर पास कर रहा है वो 3D में किसी भी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, किसी प्लेन में होना नेसेसरी नहीं है, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन इन 3D, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम ए स्क्वायर बाय 6 ही होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखोगे। अच्छा अभी ध्यान रखोगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब कैसे, कौन से एक्सिस के अबाउट है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू बॉडी सेंटर, जैसे ये बोल रहे हो ना एम ए स्क्वायर बाय 6। हालांकि इसमें तो हम बता दिए कि सभी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सिस ले रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, बॉडी सेंटर से भी पास कर रहा है, और बॉडी सेंटर से पास कर रहा है, तो यहाँ पे फेस सेंटर से भी पास कर रहा है, और फेस पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द फेस, ये रेक्टेंगल जैसा है, ऐसे जो बाहर निकल रहा है ना, उसी के जैसा है ये, ठीक है। क्यूब का ये यूनिक रिजल्ट है, देखो दिस इज यूनिक रिजल्ट, ठीक है ना। इसमें मतलब आप ये ओरिएंटेशन एक्सिस का किसी भी डायरेक्शन में ले ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो जानते हो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ने के लिए कम से कम ये मिनिमम इतना तो याद रखना होगा। अगर किसी को डाउट हो ना कि इतना याद नहीं है या एग्जाम में गलती होने का चांस है, एग्जाम में समझ रहे हो ना, कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये सब जो लिखा गया ना, ये लिखना पड़ेगा डायरेक्ट। आपको अगर डाउट हो रहा है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे नहीं, गलती हो सकता है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, या तो फिर डेराइव करके देखो उसको, ठीक है, क्योंकि गलत लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जहां पे आपको इसको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट दिस थिंग्स डायरेक्टली, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो हम अभी हम क्या लिखे,
मेमोरी रिकॉल कर रहे थे अभी हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं देखो टॉपिक पे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया टेंसर। इज दैट ओके? अब देखो कभी कभी आप लोग पूछते हो ना क्वेश्चन, जैसे कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, समझ गया ना। तो जानते हो ये सभी ये वर्ड्स हैं, इसको हम कुछ और भी बोल सकते थे। आप ये ध्यान रखोगे, इन सभी वर्ड का हम लोग मीनिंग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लो एक रोड से ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोल सकते थे ना कि टू रोड्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन इसको एक बोला था ना, मतलब एक वर्ड दे दिया था, चौराहा बोलते हैं इसको, या फिर इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप चौराहा नहीं बोलोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बोलो। अगर मान लो हम बोलते हैं कि यहाँ जैसे बोलते हैं चौराहे पे, ठीक है ना, ये चौराहे पे हम लोग मान लो एक दुकान है यहाँ पे, ऐसे करके बोलते हैं कि चौराहे पे एक दुकान है। आप चौराहे पे दुकान ना बोल करके ऐसे बोल दो कि जहाँ पे दो रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, वहां पे एक दुकान है, ऐसे भी तो बोल सकते थे। हम चौराहे वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो उसी तरह से जानते हो, देखो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लोग डेली लाइफ में कुछ वर्ड्स इन्वेंट कर देते हैं ना, कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं, वैसे ही फिजिक्स में होता है कि कुछ टर्म्स हमारे कैलकुलेशन में आया और हम लोग क्या करते हैं उस वर्ड का, सॉरी कुछ टर्म्स जो है ना, उस टर्म को हम लोग एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं, उसी को नाम दे दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। किसी को एग्जैक्टली पता है कैसे आता है ये? तो देखो हम ये ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, देखो व्हेन वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग rigid body, we again and again come across similar terms. We again and again come across similar terms. So these terms have been given names: moment of inertia and product of inertia, ठीक है ना। तो ये बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब मीनिंग यही है, समझ गया ना। ये नेम्स है, ठीक है, और हम लोग कुछ टर्म्स को, आप समझ रहे हो, जैसे हम लोग भी इसी से फिर से वापस आते हैं इसमें, जैसे हम बोलते हैं ना अपने डेली लाइफ में। आप देखो ऐसा सिचुएशन, मतलब रोड को आप परपेंडिकुलर क्रॉस करते हुए देखते हो ना, कई जगह पे आता है ना। मतलब ये ऐसा नहीं कि आज मॉडर्न डे में ऐसा आ रहा है। अगर जानते हो तुम लोग ये हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो जैसे वो सब होता था ना, क्या नाम है, सिंधु घाटी है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो होता था, उन सब में भी जानते हो अगर देखोगे ना, तो रोड जो क्रॉस करते थे वो 90 डिग्री पे ही क्रॉस करते थे, ठीक है ना। वो मतलब इजी है ना इस तरह से रोड्स बनाना। तो अब देखो बार बार हम ऐसा सिचुएशन देखते हैं, तो इसको एक नाम दे दिया गया चौराहा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में भी वैसा है ना कि हमने क्या लिखा कि व्हेन वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, वी अगेन एंड अगेन कम अक्रॉस सिमिलर टर्म्स, ठीक है ना। एक ही जैसे टर्म बार बार आते जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया है, क्या नाम दिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो बस यही लॉजिक है। अदरवाइज जानते हो हम अगर नहीं आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे नाम देने से क्या फायदा हुआ? अगर आपसे हम पूछे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गिविंग दिस नेम,
तो मतलब ऐसा होता है ना कि एड्रेस वगैरह बताने में इजी हो जाता है, तो इसमें भी मतलब नाम देने से थोड़ा क्या होता है कि हम उसको फिर डायरेक्टली रिकॉल कर सकते हैं। इज दैट ओके? दैट इज द एडवांटेज। अगर नाम नहीं देंगे ना तो फिर हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिक्स हम उसके बिना नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। हम अगर इसको डिफाइन नहीं भी करते तो भी फिजिक्स मतलब कैलकुलेशन फिजिक्स से रिलेटेड या काइनेटिक एनर्जी वगैरह कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system is defined as। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कोई ऐसे करके एक्सिस चूज कर लिया है, ठीक है ना। सपोज दिस इज, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अच्छा, ये जो है ना रिजिड बॉडी देखो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। दिस इट इज मेड ऑफ मेनी पार्टिकल्स, ऐसे ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऑरिजिन है, तो हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट देखो ये जो है ना, हर पार्टिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये कोई मान लो इसका ith पार्टिकल है, दिस इज ith पार्टिकल। तो ith पार्टिकल है तो इसका मास मान लेते हैं कि mi हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट जो है ना वो xi, yi और zi है। तो देखो क्या होगा कि ith, समझ लो ना, रिजिड बॉडी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। सो दिस ith पार्टिकल हैज मास mi, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख रहे हैं हम लोग, xi, yi और zi। तो जानते हो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई एक्स लिखते हैं, या फिर इसको आई एक्स एक्स लिख देते हैं। इसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसका फॉर्मूला लिखा जाता है समेशन ऑन आई और एम आई, और होता है वाई आई स्क्वायर और प्लस जेड आई स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये इसको क्या कहोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको ऐसे लिख दोगे, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। आई अब बाकी आप एक समझ गए ना, तो अब दूसरा तो खुद ही लिख लोगे, ठीक है ना। आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई वाई क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो ये समेशन ऑन वाई एम आई, तो देखो आई एक्स एक्स लिख रहे हैं तो एक्स नहीं आया, वाई वाई लिखोगे तो वाई नहीं आएगा, एक्स आई स्क्वायर और प्लस जेड आई स्क्वायर। अच्छा, अब देखो आप में से कोई ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना, कि ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला। तो हम आपको बता चुके हैं, देखो ये लैंग्वेज हम लिख दिया, हम डेरिवेशन नहीं स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बताया ना। देखो जानते हो क्या होता है कि जब कोई डेरिवेशन से रिलेट करके क्वेश्चन आने का चांस होता है ना, तो वो डेरिवेशन डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना कि ऑयलर इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन कैसे आएगा, वो हम इस क्यों डिस्कस किए। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बर्नौली इक्वेशन इज वैलिड व्हेन डेल क्रॉस v इज 0, डेल डॉट v 0 है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो या कभी ऐसा आ गया कि इररोटेशनल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तो उसमें लिखेंगे कर्ल ऑफ v इज 0, ठीक है ना। तो वहां पे डेरिवेशन से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसके डेरिवेशन से रिलेट करके क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको सीख लेना है, लेकिन इसका डेरिवेशन कब होगा, जब हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो अगर डेरिवेशन करना है ना आपको, तो आपको काइनेटिक एनर्जी रिजिड बॉडी का लिखना पड़ेगा, या फिर लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो फिर ये फॉर्मूला डेवलप होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां से आ जाएगा आई जेड जेड इज इक्वल टू समेशन आई, और यहाँ पे हो जाएगा एम आई और एक्स आई स्क्वायर और प्लस वाई आई स्क्वायर। इज दैट ओके? तो ये इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इन सभी को ऐसे बोल दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, अब देखो एक बात बता रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला ज्यादा जनरल है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इन सबको जो है ना जनरलाइज करके ऐसे भी लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज रिटन एज, किसी भी एक्सिस, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज आई इक्वल टू समेशन
एम आई और आर आई परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसा होता है, आर आई परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो सब फॉर्मूला इससे भी आ जाता है, ठीक है ना। देखो कैसे आ जाएगा, अभी हम समझा देते हैं। देखो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर आई परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा, ये आर आई परपेंडिकुलर जो लिखा गया ना, दिस इज आर आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एम आई फ्रॉम गिवन एक्सिस। हम जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ऐसे सोचिए, देखो जैसे अभी हम देखो समझा देते हैं। अगर आप ऐसे सोचिए जैसे ये आई एस पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कितना लिख रहे हैं, एक्स आई, वाई आई और जेड आई। अगर हम मान लो यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जेड एक्सिस पे, तो देखो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ये जेड पे है ना, तो जेड पे आप जानते हो एक्स 0 होता है, वाई 0 होता है, जेड सिर्फ जेड आई हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो अब आप बताइए अगर हम इस पार्टिकल का ये जो डिस्टेंस है निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालते हो, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट का फिर स्क्वायर करके निकालेंगे। तो देखो x माइनस 0 का मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 मतलब वाई आई स्क्वायर, और z में से z माइनस करोगे 0 हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, रूट अंडर एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर। तो आर परपेंडिकुलर जो यहाँ निकलेगा ना, देखो आर आई परपेंडिकुलर वो निकलेगा रूट अंडर एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर। उसको यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे, तो फिर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम आई और एक्स आई स्क्वायर एंड वाई आई स्क्वायर। तो देखो जेड पे जब हम लिख रहे थे ना, तो यही तो लिख रहे थे, एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर। तो ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, समझ गया ना। इस फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले डेराइव हो जाते हैं। और क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें यही फॉर्मूला बताया जाता है, यही बताते हैं ना, मास इनटू, मतलब शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये ध्यान रखोगे कि अगर देखो ये अभी हम मतलब इंडिविजुअल मास के टर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फॉर कंटिन्यूअस केस, फॉर कंटिन्यूअस केस, ठीक है ना, समेशन जो होगा ना, समेशन जहां पे आपको दिख रहा है, ये इसको रिप्लेस कर दोगे इंटीग्रेशन से, और जहां पे एम आई दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देना है डीएम से, बस यही करना है, ठीक है ना। तो एम आई की जगह डीएम हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां पे भी एक्स ऐसे दिख रहा है ना, एक्स आई, वाई आई और जेड आई, ठीक है ना, ये सभी रिप्लेस हो जाएंगे सिंपली एक्स वाई और जेड से, बस ऐसा होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस केस में बस ऐसा लिख दोगे, तो मतलब एक लिख के दिखा देते हैं हम। देखो कंटिन्यूअस केस जैसे मान लो आई एक्स एक्स लिखना है, तो हमारा इंटीग्रेशन समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटू डीएम। इज दैट ओके? क्या नहीं होगा, माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? अरे क्या होगा, हाँ ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डीएम ऐसे ही हो जाएगा ना। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, देखो आप इधर से समेशन की जगह इंटीग्रेशन, एम आई की जगह डीएम आ गया, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखोगे कि इसमें एक्स आई, वाई आई, जेड आई किसका कोऑर्डिनेट था, एक्स आई वाई, ये एम आई का था, ये पार्टिकल का। तो इसमें एक्स वाई जेड जो है ना, वो डीएम का कोऑर्डिनेट होगा, जहां पे भी डीएम लोगे ना उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। इज दैट ओके? तो ये हो गया। उसी तरह से हम जैसे ये लिख रहे थे ना किसी भी एक्सिस के बाद, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसे लिखे थे ना, समेशन एम आई, तो समेशन की जगह क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो ये ऐसे इंटीग्रेशन लिख दोगे, और फिर ये यहाँ पे हो जाएगा आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे मान लो आपने डीएम ले लिया, मान लो डीएम, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दिस डीएम का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑलराइट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें और हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा गया ना, इसमें देखो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी जानते हो, जैसे एक बार गेट एग्जाम में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया। अब बोला गया मतलब ऐसा है कि देखो ये 3 ही तो है ना, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, 3 है। तो उसमें 3
चारों ऑप्शन में 3-3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, देखोगे तुम लोग के असाइनमेंट में होगा क्वेश्चन। अब पूछा गया कौन सा करेक्ट है, कुछ नहीं बताया गया कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो उसमें तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव दिया हुआ था, तो समझ गया ना, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब तो जो नेगेटिव था वो तो आउट हो गया, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे थे ना जिसमें सारे 3 वैल्यूज जो दिए थे ना, तीनों के तीनों पॉजिटिव थे। तो उसमें देखो कैसे पता करना है, 3 पॉजिटिव वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और पूछा जाएगा क्या ये पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे। तो देखो आप ऐसे नोटिस करो, हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, तो देखो इसको ऐड करोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, समेशन एम आई, तो वो बन जाएगा क्या, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और प्लस साथ में क्या आएगा 2z आई स्क्वायर भी होगा। तो 2z आई स्क्वायर को हम एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है ना, वो अलग कर देंगे, और इसे एक्स आई वाई स्क्वायर से क्या बन जाएगा आई जेड जेड, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे आई जेड जेड तो आएगा ही, और प्लस क्या आएगा, प्लस समथिंग मोर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे ना तो थर्ड से ज्यादा आएगा ना ज्यादा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से एक्स आई वाई तो आएगा ही, और प्लस क्या आएगा जेड भी आएगा, तो थर्ड से जरूर ज्यादा आएगा 2 को ऐड करने से। तो वो जो हम बोल रहे थे ना कि ऑप्शन में 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया देकर के पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है, तो उसमें किसी भी 2 को ऐड करोगे ना तो थर्ड से ज्यादा आना चाहिए। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मान लो हम 2 डायमेंशनल बॉडी डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन मान लो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 हो जाएगा, तो जेड तो पहले ही से 0 हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वो थर्ड के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने पे थर्ड से या तो ज्यादा आएगा या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो हमें समझ में आया यहाँ पे कि अगर हम आई एक्स एक्स ऐड करते हैं ना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है ना, तो दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू आई जेड जेड निकलता है, ठीक है ना। इसी तरह से अदर केसेस में भी होगा, जैसे मान लो आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड ऐड करोगे ना तो दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू आई एक्स एक्स हो जाएगा, या फिर आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड हम ऐड करेंगे तो दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू आई वाई वाई होगा, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा है ना, किसी भी 2 को ऐड करोगे तो थर्ड से जरूर ज्यादा निकलता है, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखोगे इफ ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है, लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम अभी आपको बताया ना आई एक्स एक्स ऐड करोगे आई वाई वाई ऐड करोगे तो उसमें तो जेड है ही नहीं है, कितना आ जाएगा, अभी देखा ना वो क्या हो रहा है आई जेड जेड हो गया। तो ये तो आप लोग सभी ने क्लास 11 में पढ़ा होगा ना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड। लेकिन आप एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे ध्यान रखोगे कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो हम बोल रहे हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ऑब्जेक्ट एक्स वाई में होगा तो जेड कितना होगा 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो हमने देखो कंडीशन के साथ हम इस चीज को लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि इतना होता ही है हमेशा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इफ लगा हुआ है यहाँ पे, इफ मतलब कंडीशन हो गया। तो इफ ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल तभी आप ऐसा लिख सकते हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये जो फॉर्मूला है वो 2D ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ अप्लाई होगा, 3D ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं हुआ। 3D के लिए ऐसा होता है, ये है 3D, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, हाँ, तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखोगे इट अप्लाइज फॉर 2D बॉडीज ओनली, ये सिर्फ 2D बॉडीज के लिए अप्लाई होता है, 3D के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। तो इसमें मतलब देखो ये ध्यान रखोगे, एक्स वाई प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा होगा जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स और ये वाई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, यहाँ पे जेड के अबाउट, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट मस्ट लाई इन एक्स वाई प्लेन, तभी ऐसा होगा। तो अगर उसी को फिर इसको चेंज कर दोगे, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा, देखो कभी मान लो ऐसा है कि ये मान लो एक्स है और ये जो है ना मान लो जेड है, तो इसके परपेंडिकुलर में वाई हो जाएगा, ऐसा होगा ना, एक्स आई क्रॉस के माइनस ये होता है, इसमें ऐसा है ना अंदर की तरफ जाएगा वाई, ठीक है ना।
तो y, अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऐसा होगा फिर आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड इज इक्वल टू आई वाई वाई, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि अब ये एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स के अबाउट और जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका सम जो होगा ना, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तो एक चलो हम साथ साथ लिख ही देते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद हम लिख देंगे वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है ना, ये ध्यान रखोगे, इट अप्लाइज, उस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए बोला गया, दैट अप्लाइज फॉर 2D ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है ना, मतलब 1D के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1D ऑब्जेक्ट भी एक एक्स वाई प्लेन में आ सकता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिखा गया ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इट अप्लाइज फॉर 2D एंड 1D कर दो। 1D तो 2D का स्पेशल केस होता है ना, ठीक है ना। 2D का अगर देखो विड्थ को 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1D, तो 2D के लिए जो अप्लाई हो रहा है तो 1D के लिए तो अप्लाई होगा ही, तो ये 2D 1D में अप्लाई होगा, लेकिन 3D में अप्लाई नहीं होगा। मेन कंडीशन इसमें यही है कि इट शुड लाई ऑन ए प्लेन, ऑब्जेक्ट शुड लाई ऑन ए प्लेन, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इट अप्लाइज फॉर ऑल 1D 2D और 3D सबके लिए अप्लाई होता है ये, ठीक है ना, इट अप्लाइज फॉर ऑल, ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसमें ऐसा होता है ना कि ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसमें ये बताया था कि एक एक्सिस मान लो ऐसे सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल एक एक्सिस आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हो, कहीं से भी ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो ये ड्रॉ कर दिया आपने, ये दोनों एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल। अब यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये डिस्टेंस मान लो ऐसा हो गया डी डी, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस जा रहा है ना, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर IC है और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो I विल बी इक्वल टू IC प्लस मास इनटू और डिस्टेंस स्क्वायर होगा, ठीक है। दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ये हर जगह अप्लाई, ये ज्यादा यूजफुल थ्योरम है, समझ गए ना, ये ज्यादा यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें आप ऐसे समझ लोगे, देखो इसमें मेन कंडीशन क्या होता है, इसमें वन एक्सिस, ये थ्योरम तभी अप्लाई होता है व्हेन वन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ध्यान रखोगे, जैसे देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अब मान लीजिए ये दो एक्सिस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और ये I2 है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस मास इनटू और डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मान लो दोनों के बीच में D है, मास M है, तो ये करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या है कि वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू, मान लो ये दोनों पैरेलल भी है, समझ गए ना, पैरेलल है, लेकिन आप नहीं लगा सकते हो ये, इसमें कंडीशन है कि वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इधर है ना, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, इसमें दोनों एक्सिस में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है, तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं, ये नहीं, मतलब ये नहीं होगा इक्वल, ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल कर दो, ठीक है ना, इक्वल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन यही है कि वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ये सभी में अप्लाई होगा। ओके, तो अब हम लोग देखो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को PI लिखते हैं हम लोग। देखो IIT जैम में जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का, वो मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होगा या नॉन जीरो होगा, समझ गए ना, ऐसा ही क्वेश्चन आया है। अब ये हमसे मत पूछोगे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, समझ गए ना। हम, ये नाम है, फिजिक्स में जानते हो नेम का कभी भी मतलब रीजन नहीं होता है, ठीक है ना, उसको हम कुछ भी नेम्स दे सकते थे, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही इसको बोल दिया गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्यों कहते हैं, समझ गए ना, इसका भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाइड। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देखो ऐसे डिफाइन किया जाता है, IXY या फिर IYX दैट इज इक्वल टू माइनस समेशन MI
एक्स आई और वाई आई। देखो हम पहले ही आप लोग को बता देते हैं कि स्टूडेंट्स इससे रिलेट करके क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। देखो जैसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर माइनस साइन क्यों लिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे कोई माइनस साइन हमने नहीं लिया है, हमने क्या बोला कि हम लोग मेन कैलकुलेशन किसका करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। अब उसमें ऐसा टर्म बार बार आ जाता है, तो हमने क्या किया, उस टर्म का एक नाम दे दिया, ठीक है ना। वो माइनस साइन के साथ ही आता है वहां पे, समझ गया ना। तो उसका नाम दिया गया है, उसका मतलब एक नोटेशन दिया गया, समझ रहे हो ना। इसका क्या नोटेशन दिया जा रहा है, इसका नोटेशन दिया गया आई एक्स वाई या फिर आई वाई एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी का अगर कंटिन्यूअस केस लिखोगे ना तो कैसा हो जाएगा, आई एक्स वाई या फिर आई वाई एक्स का कंटिन्यूअस केस जो होगा वो ऐसे लिखोगे ना, दिस विल बी एक्स माइनस साइन है यहाँ पे, एक्स इंटू वाई हो जाएगा और इंटू डीएम। एम आई की जगह क्या लिख देंगे, डीएम, ठीक है ना। और ये उसी तरह से अब सभी को लिख दोगे, देखो एक्स वाई है तो एक्स वाई आ गया। अब यहाँ से ऐसे लिखोगे एक्स जेड या फिर जेड एक्स, तो दैट विल बी माइनस समेशन ऑन आई एम आई और एक्स आई और जेड आई, ऐसे ही होगा ना। अब कंटिन्यूअस का तुम लोग लिख लोगे, ठीक है ना, आई जेड एक्स और आई, सॉरी जेड एक्स तो लिख ही दिए, आई वाई जेड और आई जेड वाई। तो ये लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन एम आई और वाई आई और जेड आई, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, सॉरी ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, किसका, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का, समझ गया ना। तो जानते हो, देखो फिर से हम देखो बता रहे हैं, आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन आया है ना, मोस्टली बस पूछा गया जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जीरो समझते हो ना, जीरो कई बार ऐसा होता है कि बिना कैलकुलेशन के पता चल जाता है कि जीरो आने वाला है या नहीं है। ऑलराइट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब हम देखो नेक्स्ट बता देते हैं आप लोग को, इनर्शिया टेंसर। तो इनर्शिया टेंसर जो होता है ना, वो बेसिकली मैट्रिक्स है। इट इज ए 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म्ड using, it is 3x3 matrix formed using moment of inertia and product of inertia। mi moment of inertia है और pi product of inertia है, ठीक है। तो inertia टेंसर को देखो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ixx, ixy, ixz, iyx, iyy और iyz और izx, izy और izz, बस यही है, ठीक है ना। तो ये हमारा इनर्शिया टेंसर हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये मैट्रिक्स है, अब इसको चाहे ए मैट्रिक्स बोलिए, बी मैट्रिक्स बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें जानते हो हम नोटेशन फिर भी बता देते हैं, समझ रहे हो ना, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का नोटेशन कुछ भी दे सकते हो, इसको ए बोलिए, बी बोलिए, ठीक है ना। तो इसको जानते हो, बुक्स में देखोगे ना तो बुक्स में अलग अलग नोटेशन दिया रहता है। जैसे कुछ बुक्स में सिर्फ आई लिखा रहता है और कुछ में डबल आई लिखा रहता है, ऐसे कुछ में ऐसे लिखा रहता है, डबल आई और डबल एरो, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सभी नोटेशन हैं इसके, ठीक है ना। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्या नोटेशन दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो इसको आई भी लिख सकते हैं, डबल आई, या फिर आई विद डबल एरो, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये सब आप समझ रहे हो ना। अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है कभी क्वेश्चन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ठीक है, अगर डिस्क्रीट पार्टिकल, देखो ये समेशन कब यूज होता है आप जानते हो ना, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंटेबल होगा तो ये यूज करोगे। अगर रिजिड बॉडी कंटिन्यूअस जैसा दिया हुआ है तो हम इसको यूज करेंगे। तो देखो जो भी निकालना होगा ना, तो ये समेशन या तो करना पड़ेगा आपको कुछ क्वेश्चन में, या फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक जो है ना, वो बेसिकली बेस्ड है ओनली ऑन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन ये जो है ना इंटीग्रेशन है, इज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एन एक्सरसाइज, नथिंग बट ऐसे लिख दो, एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसीलिए जानते हो, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस की जो अलग से बुक आती है ना, कोई भी बुक देखो इंटीग्रल कैलकुलस की,
उसमें इंटीग्रल कैलकुलस के सभी बुक्स में जानते हो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया हुआ होता है, ठीक है ना। तुम लोग ने कभी ऐसा पढ़ा है इंटीग्रल कैलकुलस जो अलग से बुक आती है, ठीक है ना, या डिफरेंशियल कैलकुलस अलग से बुक आती है, ऐसा कभी कभी नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ, कभी पढ़ा है तुम लोगों ने ऐसे बीएससी में जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसा होता है ना कि इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस अलग से बुक? सब फर्स्ट ईयर में थी। हाँ, पर सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था सर। बीएससी फर्स्ट कोरोना ईयर में में जो है ना, पढ़ी नहीं है सर, कोरोना के चक्कर में वो सेमेस्टर ही गायब हो गया। तो उसमें जानते हो देखोगे इंटीग्रल कैलकुलस की जो है ना बुक आती है, ठीक है ना, उसमें उसमें जो है ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर का जो फिजिक्स में हम लोग नहीं भी पढ़ते हैं ना, उस तरह के स्ट्रक्चर्स का भी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब तो हो गया डेफिनेशंस, ठीक है ना। अब इसके कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखो हम साथ साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। देखो हम लोग जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिजिड बॉडी का डिफाइन कर रहे हैं ना, तो देखो किसी भी रिजिड बॉडी में हम एक्सिस चूज कर रहे हैं, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास हो गया या फिर ये एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत सारे एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं हर जगह। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ये सब एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। देखो ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हो 3 एक्सिस डिफाइन किया गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्कशन में जो है ना एक बेसिक डिस्कशन आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। एक मिनट, यही तो था ना। हो गया। यस सर, थैंक यू। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, ये समझ लो कि कुछ दीज आर एक्सिस लिखा गया है, समझ गया ना। दीज आर सम स्पेशल एक्सेस, ये कुछ स्पेशल एक्सेस है, ठीक है ना, किसी भी रिजिड बॉडी में। विच आर ऐसे लिख दो, विच इफ टेकन एज एक्स वाई जेड एक्सेस, देन ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बिकम 0। तो सारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है ना 0 हो जाते हैं। मतलब देखो कुछ स्पेशल एक्सिस है, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस उस एक्सिस के अलोंग ले लोगे ना, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, समझ गया ना। देखो क्या लिखा गया है, दीज आर सम स्पेशल एक्सिस which if taken as x y and z then all product of inertia become 0, ठीक है ना। तो सारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आप समझ गए ना, प्रिंसिपल एक्सिस को आप डिफाइन करोगे तो ऐसे ही करोगे कि ये कुछ स्पेशल एक्सिस है जिसको अगर हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं तो फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 0। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि प्रिंसिपल, देखो इसको प्रिंसिपल एक्सिस को शॉर्ट में हम पी ए लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे पी ए आर those axes for which all product of inertia are 0। मतलब शॉर्ट में इसको ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है ना, R 0। मतलब प्रिंसिपल एक्सेस आर दोज एक्सेस जिसके लिए सारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस का डेफिनेशन। अब एक वर्ड आता है इसमें, देखो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखोगे जैम 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो यही था कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है ना। या नेट में भी एक बार क्वेश्चन आया था, 4 मासेस दिए हुए थे, उसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल दिया गया, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, देखो यहाँ पे इधर जो पढ़ा गया, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आई एक्स एक्स क्या था, व्हाट वाज आई एक्स एक्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसा लिखा हुआ था।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस यही इसका डेफिनेशन है। तो इसका मतलब जानते हो क्या है, हमें प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालना है ना, तो पहले क्या करना होगा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले आपको करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस किधर है, ठीक है ना। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस पता करोगे, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स वाई जेड एक्सिस मान करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दोगे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा ना, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट ओके? अब देखो हम लोग यहाँ पे, अब मैथमेटिक्स आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो जैसे कोई मैट्रिक्स होता है, आप ऐसे सोचिए, एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए इस तरह से 3 एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, ठीक है ना। अब देखो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है ना। तो देखो इसके अगर क्या बोलते हैं, इस इधर से देखो, इससे रिलेट करो, समझ में आएगा। इसके सारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो इसको बोल रहे हो ना आप, एक्स वाई एक्स जेड, ये सभी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहलाते हैं। ये सब जीरो हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि आप ऐसे सोचिए कि कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर हम डायगोनलाइज करते हैं, याद है ना डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस किए थे, तो फिर जो डायगोनल एलिमेंट डायगोनलाइज करने पे क्या होता है, मैट्रिक्स डायगोनल बन जाता है। और डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना, वो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के इक्वल होते हैं। यही होता है ना, अगर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हो तो देखो हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं ना, कि इसको हम सबको जीरो करेंगे तो डायगोनल बन जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लो कोई इनर्शिया टेंसर दिया हुआ है और ये सब नॉन जीरो दिए हुए हैं, सब नॉन जीरो है, तो उसको अगर आप डायगोनलाइज कर दोगे ना, मतलब उसका डायगोनलाइज करने का मतलब क्या हो गया, उसका आइगन वैल्यू निकाल दोगे। तो आइगन वैल्यू निकालेंगे ना, तो वही प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना, दैट इज दी प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब देखो, ये आप ऐसे कह सकते हो, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो डेफिनेशन था ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखोगे कि आइगन वैल्यूज of inertia tensor is are equal to principal moment of inertia, ठीक है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया टेंसर का जो आइगन वैल्यू होता है ना, वही प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आइगन वेक्टर निकालना जानते हो ना सभी लोग, मैट्रिक्स में आप लोग को बताया गया है, ठीक है ना। तो आइगन वेक्टर ऑफ इनर्शिया टेंसर, क्योंकि इनर्शिया टेंसर एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इनर्शिया टेंसर, ठीक है, इज एक मिनट, क्या लिखे हम, आइगन वेक्टर ऑफ इनर्शिया टेंसर, ठीक है ना, गिव्स डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर, आइगन वेक्टर जो होता है ना, वो तो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस देता है। इज दैट ओके? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो एक बात फिर से हम बता रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पूछा गया, तो हमने क्या कहा, दीज आर सम एक्सिस, क्या लिखा है, दीज आर सम एक्सिस, सम स्पेशल एक्सिस विच इफ टेकन एज एक्स वाई जेड एक्सिस, देन ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बिकम जीरो। तो हमारे पास चॉइस होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसमें एनालाइज करके पता करें कि कौन सा एक्सिस को एक्स वाई जेड लेने पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सारे जीरो आएंगे। अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करके पता कर लिए, तो वही 3 एक्सिस जो होगा ना, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और फिर जो प्रिंसिपल एक्सिस निकल गया, उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे अगर आप, तो वो हमारा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये एक तरीका है, ये इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल सकता है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन में इनर्शिया टेंसर दिया हुआ है और बोला गया प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार गेट एग्जाम में आया था, ठीक है ना, इनर्शिया टेंसर दे दिया गया। तो इनर्शिया टेंसर देने का मतलब समझ रहे हो, आपको मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। अब सोचो वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होगा, लेकिन लैंग्वेज किसका होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्योंकि आप ऐसे सोचो, इनर्शिया टेंसर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, क्या दिया हुआ है आपका,
3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बोला कि आप प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, इसका आइगन वैल्यू निकालना होगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू, अब आइगन वैल्यू तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते ही हो, है ना, तो समझ गया ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन जानते हो, जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन, इसका एग्जाम में ऐसा तभी आएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ठीक है, तो ये दिया हुआ रहेगा इनर्शिया टेंसर, आप उससे निकाल लोगे आइगन वैल्यू से, ठीक है ना, या फिर आइगन वेक्टर से ये निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जानते हो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन शायद एक ही बार आया है कि इनर्शिया टेंसर दे करके प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में तो जानते हो ना आइगन वैल्यू क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल दिया कि आइगन वैल्यू बताइए, तो उसी चीज को बस लैंग्वेज चेंज करके पूछ दिया गया, मैट्रिक्स दे दिया गया और बोल दिया गया प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, मतलब क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। यहाँ लिखा गया ना, आइगन वैल्यूज ऑफ इनर्शिया टेंसर आर इक्वल टू प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन जानते हो अदर जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो बिना इसको दिए हुए पूछा गया है, ठीक है। मतलब कभी कभी जैसे जैम में पूछा गया डिस्क का प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ठीक है, 2020 में आया डिस्क, वो भी एन्युलर डिस्क आया था, एन्युलर डिस्क का प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कैसे हम पता करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए ना। तो वो जनरल अंडरस्टैंडिंग देखो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखो डिस्कशन अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्कशन अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जनरल, देखो हम डिस्कशन बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट ये हम आपको बता रहे हैं, देखो प्रिंसिपल एक्सिस का बेसिक डेफिनेशन क्या बताया गया। देखो इसका डेफिनेशन ये है ना कि ये ऐसे एक्सिस है जिसके लिए सभी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो करना है, बस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू जीरो करना है। अब आप देखो समझ जाओगे आप। देखो जैसे मान लो हम आई एक्स एक्स लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई, तो क्या है फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेट एक्स इंटू वाई और इंटू डीएम, ऐसे लिखा गया है ना। तो देखो जीरो, ये इंटीग्रेशन जीरो करना है हमें, तो आप ऐसे समझ लो ये इंटीग्रेशन जीरो कैसे हो सकता है। आप ये सोचिए कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी एक्स और वाई के प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अगर कुछ पोर्शन बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट का ऐसा होगा कि जहां पे एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये माइनस साइन को तो छोड़ ही दो, ठीक है ना, ये तो बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। आप ऐसे सोचिए एक्स वाई का प्रोडक्ट कुछ पोर्शन में पॉजिटिव आता है और फिर कुछ पोर्शन में नेगेटिव आता है, तो क्या होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा ना। तो आप देखो ऐसे हम बता रहे हैं, देखो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये डिस्क है, अब हमने ऐसे करके बना दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये बना दिया वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना हुआ, जीरो, इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। तो आप ऐसे सोचिए, देखिए यहाँ पे अभी देखो समझ में आएगा, एक मिनट, फॉर्मूला हम कहाँ लिखे थे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किधर लिखा था, चलो तुम लोग के पास तो लिखा हुआ है ना, हाँ चलो यहाँ पे है हमारे पास। देखो ऐसे सोचो, देखो आई एक्स जेड हम में क्या आता है, जेड कोऑर्डिनेट आता है, आई वाई जेड या जेड वाई में भी क्या आता है, जेड कोऑर्डिनेट। अब जेड कोऑर्डिनेट जीरो करोगे तो ये क्या हो गया, पूरा 4 टर्म तो ऐसे जीरो हो गए। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में टोटल कितने टर्म है, 6 टर्म है, 6 टर्म नहीं है बल्कि 3 टर्म है, क्योंकि दो दो तो इक्वल है ना, तो ये दो तो देखो जेड जीरो होने से जीरो हो गया। अब हमें सिर्फ इसको पता करना है कि आई एक्स वाई जीरो होगा या नहीं होगा। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो जब बोलते हैं ना तो सभी जीरो करना पड़ता है। तो देखो जेड जीरो होने के बाद समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, इसका आई एक्स जेड वाला टर्म या फिर आई वाई जेड का जो टर्म होगा वो सभी जीरो हो गए। तो इस तरह के 4 टर्म जीरो हो जाएंगे, एक्स जेड जीरो होगा तो जेड एक्स भी जीरो हो जाएगा, वाई जेड जीरो है तो जेड वाई भी जीरो होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग जब इसको निकाल रहे होंगे ना, तो यहाँ पे हमको एक्स वाई के प्रोडक्ट पे फोकस करना है। तो आप ऐसे सोचिए कि इस रीजन में एक्स वाई का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई पॉजिटिव। इस रीजन में कैसा होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें एक्स यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव और वाई सेकंड क्वाड्रेंट है ना। इसमें देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव और इस रीजन में एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। समझ में आ रहा है। तो अब आप सोचो कि एक्स वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ इस पोर्शन से जितना कंट्रीब्यूशन आएगा ना उतना ही कंट्रीब्यूशन इससे आएगा, मगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आएगा। तो बताओ ऑब्वियस इंटीग्रेशन का आप जानते हो ना मीनिंग होता है समेशन, इट इज एक्चुअली समेशन।
तो इसको जब आप इंटीग्रेट पूरा करोगे ना, तो इससे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगा, नेगेटिव ओवरऑल सब जीरो हो जाएगा। तो इसमें जानते हो IXY भी जीरो आएगा। तो जानते हो देखो Z का तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि Z जीरो होने से ये जीरो हो गया, लेकिन XY पता नहीं चलता है, लेकिन एनालाइज करने से पता चल जाता है कि जीरो आने वाला है। तो अब देखो हम इसको X माने, इसको Y माने और इसको Z मान लिए, तो जीरो आया कि नहीं आया सब। तो इसका मतलब यहाँ पे इस फिगर में XYZ जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ गया ना। तो इसमें क्या हो गया, हियर X आप ये लिखोगे कि सिंस, ऐसे लिख दोगे, देखो सिंस ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर जीरो so XYZ axis R, so XYZ axis जो है ना R प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीनों जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो देखो ये इस तरह से हम लोग मेनली हमें प्रूव करना होता है कि सारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होंगे वो कितने होंगे, जीरो होंगे, ठीक है ना। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे हम आपको मेंशन कर रहे हैं कि जो ध्यान रखेंगे कि ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिमेट्रिक एक्सिस जो होते हैं ना वो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। तो आप समझ में आ गया ना। तो कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट अगर दिया जाएगा तो हम उसमें डायरेक्टली बता देंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इज दैट ओके? ठीक है। तो ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए, देखो जैसे मान लो ये डिस्क है, तो इस डिस्क का बोला जाता है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि देखो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अभी पहला तो वही लिखवाया था ना, डिस्क का ही पहला जो लिखवाया गया है, मतलब जो सेंटर से जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, कितना था mr²/2। इसके अबाउट mr²/2 था। तो फर्स्ट इसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, क्योंकि हम जानते हैं z एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैम में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे ही था, डिस्क का बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, क्या बोला गया था, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें यही पता करना होता है बस कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, mr²/4 होता है ना। वो ऐसे निकल जाएगा, देखो ऐसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे ना, देखो यहाँ से IXX प्लस IYY इज इक्वल टू IZZ। तो इसमें जानते हो X भी डायमीटर है, Y भी डायमीटर है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ID प्लस ID और ये mr²/2 हो जाता है। ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद ये। तो I अबाउट डायमीटर, I अबाउट डायमीटर, तो I अबाउट डायमीटर निकल जाएगा mr²/4, ठीक है। तो अगर जानते हो इसमें पूछा जाता है ना डिस्क का प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक होगा mr²/2, दूसरा होगा mr²/4 और तीसरा भी होगा mr²/4। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट ओके? तो देखो अब वापस आते हैं इस पे, देखो यहाँ से। तो अच्छा ये सब चीजें जानते हो, थोड़ा आप लोग ये कैच कर लोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बार बार हम लोग इसको यूज करेंगे। देखो जैसे ये इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस आइडेंटिकल था, तो इन दोनों के बाद जो रिजल्ट आया वो परपेंडिकुलर का कितना आया, हाफ आया। तो इसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं क्विकली, ठीक है ना। इसके बाद जो भी होगा ना उसका हाफ हाफ कर देंगे इसके दोनों के बाद, या उल्टा करेंगे, इसके बाद जानते हो तो इसके बाद क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक मिनट, फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक मिनट। हाँ देखो अच्छा ये नहीं, ये वाला था। देखो ये जो है ना, अगर जैम में एक्चुअली इसका क्वेश्चन आया था, ऐसे करके एन्युलर रिंग दिया हुआ था, पूछा गया इसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो देखो ये वाला एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस है, मिड से जा रहा है, तो एक प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही हो गया, समझ गया ना। जो जैम में था ना वो 3 ऑप्शन दिया हुआ था, सभी ऑप्शन में 3-3 रिजल्ट, 3-3 आंसर दिए हुए थे। तो एक प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही हो गया, दूसरा इसका डायमीटर होगा, तो उसका रिजल्ट इसका कितना होगा, हाफ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा m/4r1²। फिर तीसरा रिजल्ट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही इसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन जो आया है वो ज्यादा टफ नहीं आया, मतलब बोला गया है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन है किसका, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही का क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब के अबाउट जो होता है ना,
प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो एक इसमें जानते हो एक कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे कि ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जानते हो थोड़ा सा इसका डिस्कशन जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस का थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे, इसको हम थोड़ा सा आप देखो जनरलाइज कर रहे हैं, क्या लिखा है, ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जानते हो मैथमेटिक्स में जो है ना, हम आप जानते हो ना कि हर स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है। मैथमेटिक्स में है ना कि हमेशा ट्रू, सभी कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे क्या लिखा है कि बेसिकली ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक्सिस सिमेट्रिक नहीं होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। देखो हमने क्या लिखा है, सिमेट्रिक एक्सिस होंगे तो कैसे होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। तो आप ये स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो कि इफ एक्सिस इज नॉट सिमेट्रिक देन इट इज नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। यू कैन नॉट से दैट, इज दैट ओके। तो देखो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे कि इफ मतलब ऐसे लिख दो कि कन्वर्स स्टेटमेंट, यहाँ पे कन्वर्स स्टेटमेंट may not be true। कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये है कि देखो इफ, इसका मतलब ये है कि दैट इज इफ एक्सिस आर नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, देन ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, देन ऑल्सो दे कैन बी प्रिंसिपल एक्सिस। तो भी वो प्रिंसिपल एक्सिस हो सकते हैं। मतलब देखो दे, ऐसा करो, दे मे बी, है ना, मे बी हम मतलब श्योर नहीं बता रहे हैं। तो ये जानते हो, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना वो श्योर स्टेटमेंट है, समझ रहे हो ना, और ये क्या है, अनश्योर स्टेटमेंट है। मतलब ये क्या लिखा गया, ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस, ये कंफर्म है कि सिमेट्रिक होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा गया, इफ एक्सिस आर नॉट सिमेट्रिक देन ऑल्सो दे मे बी प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये श्योर स्टेटमेंट नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना वो ज्यादातर सिमेट्रिक ही आता है। उसमें इतना स्टूडेंट को मतलब समझ रहे हो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जानते हो जितने भी क्वेश्चन इनफैक्ट नेट में, गेट में या फिर जैम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे क्वेश्चन सिमेट्रिक ही आए हैं, जिसमें स्टूडेंट को देखते के साथ ही समझ में आ जाता है कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा। इज दैट ओके। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ सर, जैसे आई जेड और आई एक्स जेड और आई जेड वाई का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कर दिया, ये तो सर हमने लॉजिक से कर दिया। सर इसको अगर इसको फाइंड करना है तो फिर बाद में कैसे करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, हम क्या बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन। ना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ही तो करना है। अब इसमें ये पूछना ही नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। आप इंटीग्रेशन पहले पढ़ चुके हो ना, डबल इंटीग्रेशन सब कुछ कराया गया ना, वेक्टर में कराया गया है ना सब कुछ, डबल इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा था। तो अब क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन वही लगाना है, जैसे डबल इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, वही करेंगे और क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ से, ठीक है, तो देखो एक दो स्टेटमेंट और हम बता रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से एक दो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड और है। ठीक है, देखो जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, डिस्क लो आप फिर से, एक मिनट, जैसे मान लो हमने ऐसे डिस्क ले लिया, ये डिस्क हो गया। अब देखो हम यहाँ पे एक्सिस बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, जैसे मान लो हमने एक्सिस ऐसे बना दिया, ये हमने बनाया, तो अभी समझ में आएगा आप लोगों को। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और ये हमारा, ये सेंटर से जा रहा है, ध्यान रखोगे, दिस इज सेंटर, और ये हमारा जेड एक्सिस है, यहाँ से जाएगा ना वो जेड एक्सिस हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि इसमें देखो एक्स एक्सिस तो सिमेट्रिक है, तो आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन वाई सिमेट्रिक है क्या, नहीं है ना। लेकिन अभी देखो हम प्रूव कर देंगे कि वाई भी, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। देखो कैसे होगा, देखो हमको प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमेशा जब भी प्रूव करने की बात आती है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस प्रूव करना है, तो आपको ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विल बी 0। तो देखो इसमें भी ये एक्स वाई प्लेन में है ना, ये डिस्क है मान लो, या ये डिस्क है, ठीक है ना। तो ये देखो एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। तो जेड जैसे ही 0 हुआ तो इसमें आप समझ रहे हो ना कि आई एक्स जेड का फॉर्मूला क्या था, आई एक्स जेड का फॉर्मूला था माइनस इंटीग्रेशन डीएम आएगा और उसमें एक्स और
z आ जाएगा, तो z 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से i y z भी निकालोगे ना तो ये सब 0 आ जाएंगे। तो जिसमें z होगा ना वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वो सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो 4 तो ऐसे ही 0 हो जाएंगे। अब बचा i x y, तो फिर से देखिए आप देखो क्या होगा। आप ये जो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक मिनट यही लिख देते हैं। देखो यहाँ पे एक्स वाई आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना पॉजिटिव होगा, सॉरी होगा ना पॉजिटिव, क्योंकि पूरा एक्स यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, तो इस वाई ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे देखो एक्स वाई कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब आप देखिए एक्स, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइज है यहाँ पे ऐसे शेप और साइज सब कुछ एग्जैक्टली ये फोर्थ क्वाड्रेंट के जैसा ही है कि नहीं है। तो जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा ना उतना ही नेगेटिव यहाँ से आएगा, ठीक है ना। और इधर देखो यहाँ पे इस पोर्शन में एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, और इस पोर्शन में एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से जितना कंट्रीब्यूशन आएगा उतना ही तो इससे भी आएगा ना। तो इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल करेंगे और ये दोनों कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई आई एक्स वाई भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस फिगर में भी देखो, इन दिस फिगर ऑल्सो ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सेस आर प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, तो अब देखो यहाँ से एक प्रॉब्लम अराइज होती है। देखो यहाँ पे हम इस फिगर में भी एक्स वाई जेड को प्रिंसिपल एक्सेस बोल रहे हैं, और इस फिगर में भी एक्स वाई जेड को क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि प्रिंसिपल एक्सेस यूनिक नहीं होता है, ये भी प्रिंसिपल एक्सेस है और ये भी प्रिंसिपल एक्सेस। तो अब हम लोग देखो क्वेश्चन एग्जाम में जैसे हम बोल रहे थे ना कि पूछा जाता है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस। तो जानते हो ये एक्सेस देखो सेंटर से नहीं जा रहा है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, पिछले वाले में अलग आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जानते हो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि कैलकुलेट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जानते हो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सेस बहुत सारे होते हैं। तो आपको जानते हो क्या करना है, एग्जाम में सिमेट्रिक एक्सेस को ही मानना है प्रिंसिपल एक्सेस, समझ गया ना। तो पहली बात आप समझ गया ना, देखो ये भी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये भी है। अब थोड़ा सा देखो इसको y को थोड़ा सा शिफ्ट करोगे इधर, या मान लो y को थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे तो भी प्रिंसिपल एक्सेस ही रहेगा वो, ऑल्दो दैट इज नॉट दैट वोंट बी ए सिमेट्रिक एक्सेस। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि देखो इन एन ऑब्जेक्ट देयर आर infinite number of उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो इसलिए जानते हो एग्जाम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना प्रिंसिपल एक्सेस का, तो हम या तो सिमेट्रिक एक्सेस लेकर को ही बांध करके प्रिंसिपल एक्सेस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखोगे, नोट में लिख देते हैं, इन एग्जाम consider symmetric axis as principal axis। तो एग्जाम में सिमेट्रिक एक्सिस को ही प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर करना है, ठीक है, या फिर और ठीक है, और कंसीडर प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कभी कभी जानते हो, ध्यान रखोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना एग्जाम में जिसमें क्या होता है कि ऑरिजिन दिया हुआ होता है, ठीक है ना। देखो जैसे अभी आप देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, सेंटर से। उसी तरह से जानते हो, देखो अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो ये डिस्क है, अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो आप चेक करोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि देखो एक्स वाई और ऊपर में हो गया जेड। तो आप देखिए यहाँ से, यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव और यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इन दोनों कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, तो आई एक्स वाई कितना आएगा, 0, और ये एक्स वाई प्लेन में है तो बाकी सब तो 0 हो ही गए। तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, समझ गया ना। तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी है, पहले वाला भी है। तो अब जानते हो, देखो हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया ना कि उसमें यहाँ पे ऑरिजिन दिया हुआ है, समझ लो ना, यहाँ पे ऑरिजिन दिया हुआ है, तो आपको ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, समझ लो। अगर ऑरिजिन यहाँ दे करके बोल दिया गया ना, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस,
तो आपको इस एक्सिस के बॉर्ड निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिन अगर दिया हुआ है ना किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान रखोगे, देखो कंसीडर प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन नहीं दिया हुआ है तो फिर किसको कंसीडर करना है? तो इसमें लिखा है ना, इन एग्जाम कंसीडर सिमेट्रिक एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिख देंगे इफ ओरिजिन इज नॉट गिवन। अगर ओरिजिन नहीं दिया है तो फिर इसको ले लो। अगर ओरिजिन दिया हुआ है ना, कंसीडर प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ ओरिजिन इज गिवन। तो फिर ओरिजिन दिया हुआ है तो ओरिजिन के थ्रू ही प्रिंसिपल एक्सिस को लिया जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है? हाँ, नहीं है सिमेट्रिक, कहाँ है? तो हमने कहाँ बोला? ये तो हम बोले ना कि प्रिंसिपल एक्सिस, देखो हमने लिखा ना, इफ एक्सिस आर नॉट सिमेट्रिक देन आल्सो दे मे बी प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, सब होगा, ठीक है ना? यहाँ पे प्रूव हो गया ना कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 है। सिमेट्रिक देखना ही नहीं है, समझ गया ना? इसमें क्या बोला गया? सिमेट्रिक होगा तब तो कंफर्म है, कोई चेक नहीं करना है उसमें। लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या करेंगे? चेक करेंगे। सिमेट्रिक नहीं है तब तो चेक करना है, नहीं तो सिमेट्रिक है तब तो कोई चेक ही नहीं है, ठीक है ना? वो डायरेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट ओके? तो समझ में आ रहा है सभी को? देखो एक बात बता, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक्सिस आपको सिमेट्रिक दिख गया तो क्या बोलोगे? कि वो प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर सिमेट्रिक नहीं दिखा तो ये नहीं बोल देंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, फिर क्या करेंगे? सो इफ एक्सिस आर नॉट सिमेट्रिक देन चेक फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आ गया तो आप बोलोगे वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं आया तो फिर बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ठीक है ना? तो एग्जाम में जानते हो क्वेश्चन जो आया ना, बड़ा सिंपल आया है, ठीक है? देखो जस्ट एक, इसके बाद स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? एक बार IIT जैम में एक क्वेश्चन ऐसा आया, देखोगे 2008 का क्वेश्चन है शायद, उसमें जानते हो ऐसे दिया गया, एक जो है ना स्क्वायर ऐसे दिया गया, और इसमें जो है ना ऐसा दे दिया गया, देखो इसको एक्स एक्सिस बोला गया, इसको ऐसे करके सेंटर से बिल्कुल जा रहा है ऐसे करके, ये वाई एक्सिस बोल दिया गया, बिल्कुल सेंटर से है ये, ठीक है ना? सेंटर है। अब यहाँ पे जो है ना सिमेट्रिकली एक मास रखा गया, यहाँ पे एक मास रखा गया, ठीक है ना? यहाँ पे एक मास रखा गया और यहाँ पे मास। अब बोला गया इसमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालिए ऑल, ठीक है ना? ऐसे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना? देखो ऐसा बोला गया फाइंड, ये वाई एक्सिस है, ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो आप ऐसे देखिए, ये जो है ना बिल्कुल सिमेट्रिक बना हुआ था उसमें, ठीक है ना? जैसे ये मासेस एम 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 ऐसे है, एम है एम और ये एम, और ये जो डिस्क है ना, ये स्क्वायर प्लेट, इसका मास मान लो कैपिटल एम है। तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना मास है उतना ही मास नीचे भी है, तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक हो गया ना, वाई भी क्या है? सिमेट्रिक है, और जेड बीच से जा रहा है वो भी सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे एक्स वाई जेड क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, तो इसीलिए सभी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें आप कहोगे, देखो लिखा है ना फाइंड ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या कहोगे कि सॉल्यूशन में कि सिंस एक्स वाई जेड एक्सिस आर सिमेट्रिक, so these are प्रिंसिपल। तो ये कैसे है? प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ठीक है ना? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, तो इसलिए देयरफॉर ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 0, ठीक है? बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है? अच्छा, ये स्टेटमेंट समझ में आया ना सभी को कि अगर सिमेट्रिक नहीं रहेगा एक्सिस तो क्या करना है? बट उसको बोलना है प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं बोलना है? सिमेट्रिक नहीं रहेगा तो पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? कि वो सिमेट्रिक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर 0 नहीं आया तो बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ठीक है ना? तो चलो अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर कितने दिन का बाकी है अभी हमारा मैकेनिक्स? ये रिजिड डायनामिक्स हो जाएगा तो मतलब मेजर पोर्शन खत्म हो गया, और क्या? सर राउंड में एक बार डेज का आइडिया दे दीजिए थोड़ा, कि मतलब कितने डेज वो लगेंगे। तुम लोग का क्या क्या बचा हुआ है अभी? सर अभी एनर्जी स्टेबिलिटी एनालिसिस है, सेंट्रल हाँ? फोर्स है,
क्या बचा हुआ है? स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स। भाई और स्टेबिलिटी conservative- एनालिसिस मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट है ना, Yes, sir. हो जाएगा मतलब। Conjugation सारे बाकी है और एंगुलर टॉर्क वगैरह वाला सेट बाकी है। हाँ वो 15 क्लास लग जाएगा, 15 क्लास में हो जाएगा। ओके। ठीक है।